Okay, so let's start. Welcome you all to the part 2 of this chapter light. In previous part हम लोगों ने अभी तक reflection of light completely पढ़ लिया था. आप part 1 देख लीजिएगा. Part 2 में we are going to study refraction of light. I already told you in chapter number 1 that this is going to be a big chapter. अगर आप ध्यान से देखें, सारे लेक्चर्स अटेंड करते होंगे तो आपको क्लासेस में लगभग 20 लेक्चर्स लग जाते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए. तो पार्ट 1 हमने रिकॉर्ड कर लिया है, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है एंड यू कैन वॉच इट. पार्ट 2 आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपने पहले से पार्ट 1 देखा है तो ये आपको बेटर लगेगा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रिक्स. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम प्रीवियसली कोरिलेट करेंगे. नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर देखा होगा तो बेहतर आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक. हमारा पहला टॉपिक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. क्या होता है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है. अब आप सोचिए यहां पे आपको क्या मन में जवाब आ रहा है. तो आप एक बेसिक चीज ये समझ में आपको आएगा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, देखिए ये डायग्राम से मैंने शो किया है, जब भी लाइट, मान लीजिए दिस इज मीडियम नंबर 1 और इस लाइन के नीचे है मीडियम नंबर 2. तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, आप देख सकते हैं कि जो लाइट का पाथ है वो चेंज हो जाता है. ये देखो, ये पहले इधर की तरफ जा रही थी लेकिन अब ये जा रही है इधर की तरफ. तो हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट चेंजेस इट्स पाथ. ठीक है, आप लोग याद रख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, इट चेंजेस इट्स पाथ. इसका रास्ता बदल जाता है, इट चेंजेस इट्स पाथ. So this is the answer and the very first thing which you need to understand, यही हमारा कोर बेसिक है कि रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रास्ता बदल जाता है. अभी आगे हम पढ़ेंगे उसका रीजन क्या है, उसका असर क्या है, बट अभी के लिए आपने ये जान लिया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सो देयर इज चेंज इन दी पाथ. ठीक है, चलिए इसी से हम कनेक्ट कर रहे हैं अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को. सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम one transparent medium to another, there is change in the path of light. लाइट का रास्ता बदल जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप देखिए, अगर आपने कोई स्टिक है, अगर आपने ग्लास ऑफ वाटर में उसको डिप करके रखा है और आप बाहर से सामने से देखेंगे तो आपको लगेगा ये जो स्टिक है, दिस अपीयर्स टू बी बेंड, ये बेंड लगेगी. ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज बाहर लाइट का पाथ कुछ था लेकिन अंदर आने के बाद लाइट ने अपने पाथ को चेंज कर लिया है, और क्योंकि लाइट ने अपने पाथ को चेंज किया है, दैट इज व्हाई ये स्टिक हमें बेंड लगती है. ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, 1 नंबर में 2 नंबर में पूछा भी जाता है, दैट व्हेन अ स्टिक और अ पेंसिल इज डिप्ड इन वाटर, सो व्हाट अपीयर्स फ्रॉम आउटसाइड. आप बाहर से देखते हो तो आपको कैसा लगता है? तो इसका आंसर होगा द स्टिक अपीयर्स टू बी बेंड. ये बेंड मुड़ी हुई लगती है एंड इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो लाइट ने अपना रास्ता बदल दिया और इसी की वजह से हमें कुछ ऐसा लगता है. सो आई होप आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर थिंग. रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है. मैं तो कहूंगा कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो दिस इज लाइक अ बोनस फॉर यू. इस टॉपिक का सबसे आसान सा क्वेश्चन है. पहले अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखोगे तो कई बार एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था कि शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब. एक ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन को दिखाइए, डायग्राम बनाइए, लेबल करिए. तो आइए डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं इनकी सारी चीजों को. ये बीच में आपको दिख रहा है एक ग्लास स्लैब. ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ ग्लास स्लैब. नाउ व्हाट हैपेंस, एक रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट आके इधर स्ट्राइक करती है. द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स दिस ग्लास स्लैब इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे. ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इंसिडेंट रे. अब ये है हमारा पॉइंट. इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बना लेंगे. नॉर्मल बच्चों क्या होता है? नॉर्मल होता है कि हम एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं. तो ये हो गई हमारी नॉर्मल. ठीक है,
अब ग्लास स्लैब को पढ़ने से पहले कुछ मेजर आपके पास यहां पे लॉज होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए। तो इसको देखिए, अब इसको समझने के लिए मैं साइड में यहां पे आपको एक चीज बताता हूं और फिर उसको हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए बच्चों, जब भी हम मीडियम की बात करते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो आपको पहले समझना होगा कि उन दोनों मीडियम्स में फर्क क्या है। What is the basic difference in those two medium? आखिर क्या डिफरेंस है? तो देखिए, आपको जब भी ये जानना होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का असर क्या है, देखिए इसको हम प्रीवियस स्लाइड पे एक्सप्लेन करेंगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा। चलिए यहीं पे हम एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास दो तरीके के मीडियम होते हैं। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आपके पास दो तरीके के मीडियम है। आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा मीडियम कैसा है? देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। One medium is called as the rarer medium, the other medium is called as the denser medium। पहले को हम रेरर कहते हैं, दूसरे को डेंसर कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेरर और कौन सा डेंसर? तो बच्चों देखिए, इसकी प्रॉपर्टी होती है, रेरर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जहां लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है, जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। और डेंसर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जहां पे लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो अब आप यहां पे ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं दैट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो उसकी स्पीड में क्या चेंजेस होंगे? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। एक टर्म है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। द टर्म इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, इस टर्म को हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। आइए समझते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। सो इट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी जो हमें बताता है कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। ऑप्टिकल डेंसिटी ये डिफाइन करता है कि लाइट को किस मीडियम में ट्रैवल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब आप खुद सोचो, जिस मीडियम में ट्रैवल करने में दिक्कत होगी उस मीडियम में स्पीड कैसी होगी? कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। और जिस मीडियम में ट्रैवल करने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी, वो रेयर मीडियम होगा और उसमें स्पीड बढ़ जाती है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिफाइन करता है कि हाउ इजीली लाइट ट्रैवल्स इन वन मीडियम, मतलब लाइट कितनी आसानी से या कितनी डिफिकल्टी से एक मीडियम में ट्रैवल करता है। तो देखिए बच्चों, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी और स्पीड का क्या रिलेशन है? इफ द ऑप्टिकल डेंसिटी इज मोर, तो इसका मतलब कि उस मीडियम में जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। मान लीजिए कि हमारे पास ये दो मीडियम है, मीडियम नंबर 1 एंड मीडियम नंबर 2। हमने कहा कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो है ज्यादा। मीडियम नंबर 1 की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है और मीडियम नंबर 2 की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो हमने कहा क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो ये हो गया एक डेंसर मीडियम और ये हो गया एक रेयर मीडियम। So optical density helps us to determine whether a medium is rarer or denser in nature. At the same time आप देख लीजिए, अगर डेंसर है तो हमें ये पता चल गया कि इसमें स्पीड कैसी होगी? कम होगी। और अगर रेयर है तो इसमें स्पीड कैसी होगी? इसमें स्पीड होगी ज्यादा। तो ये हमारा एक कोर कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिकल डेंसिटी को रेयर और डेंसर मीडियम से कनेक्ट करके स्पीड में क्या चेंज होगा उस चीज को हमें पढ़ना। अब देखिए, अब यहां पे आपको एक और बेसिक चीज जानना है, ठीक है, इसको मैं पूरा रब कर रहा हूं। तो अब हमें एक और चीज यहां पे जानना है कि लाइट जब रेयर से डेंसर जाएगी या डेंसर से रेयर जाएगी तो उसमें कैसे चेंजेस आते हैं। तो चलिए हम देखें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम। ये देखिए, ये एक इंटरफेस है जिसने मीडियम नंबर 1 को मीडियम नंबर 2 से डिफरेंशिएट कर दिया। अलग अलग दो मीडियम है। अब लाइट इधर से मीडियम नंबर 1 से आ रही है, ये मैंने बना दिया नॉर्मल, ठीक है। अब आप देखिए, ये मीडियम नंबर 1 है रेयर और मीडियम नंबर 2 है डेंसर। तो बच्चों आपको यहां पे याद करना होगा दैट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए इसकी बेंडिंग, इसको जाना किधर को चाहिए था? इसको इधर को जाना चाहिए था, लेकिन ये जा किधर रहा है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए, ये नॉर्मल है ना, तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स ये बेंड कर गया। सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इन कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर हम इसका ऑपोजिट केस देखें, सो नाउ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम
अब ये डेंसर मीडियम हो गया और नीचे वाला हो गया रेरर मीडियम। तो डेंसर से रेरर मीडियम में जब लाइट जाएगी तो कैसा चेंज होगा? तो बच्चों देखिए ये आपका हो गया रे ऑफ लाइट आ रही है, इसको कायदे से जाना तो इधर को चाहिए, लेकिन अब आप खुद सोचो जब लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है दूसरे मीडियम में जा रही है तो दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या सेम पाथ पे जाएगी? The answer is no. It will tend to change its path. और जब अपना ये रास्ता बदलेगी और डेंसर से रेरर जाएगी तो इसकी बेंडिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी एंड यू कैन सी दैट इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये अवे से थोड़ा सा नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है। तो दो चीज यहां पे आपने जान लिया, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर it bends towards the normal and when light travels from denser to rarer it bends away from the normal। अगर इस चीज को याद करने में दिक्कत होती है, कभी कभी हम कंफ्यूजन एग्जाम में हो जाती है, तो एक छोटा सा आप ये एक्रोनिम याद कर लीजिए, DAR। DAR को हम बोलते हैं डर। अब डर का मतलब क्या हो गया? D फॉर डेंसर, ठीक है, D फॉर डेंसर एंड R फॉर रेरर। That means when light travels from denser to rarer, how does it bends? It bends away from the normal। ठीक है, ये डर से आप याद कर सकते हो that when light travels from denser to rarer, it bends away from the normal। तो यहां पे हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट का बेंडिंग पैटर्न देख लिया, ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिस्कस कर लिया, ठीक है, स्पीड पे क्या रिलेशन होगा, और जब लाइट रेरर से डेंसर जाएगी तो क्या होगा, डेंसर से रेरर जाएगी तो क्या होगा। अब हमें लाइट का बेंडिंग पैटर्न पता है तो मेरे ख्याल से अब हम ग्लास स्लैब पे इसको अप्लाई कर सकते हैं कि देखिए यहां पे क्या होगा। तो चलिए लेट्स सी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। सो दिस इज अ रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब। इस रे ऑफ लाइट को हमने नाम दे दिया है इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया है इंसिडेंट रे। अब ये देखिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे हमने बना दिया अपना एक नॉर्मल है। अब आप खुद यहां पे सोचिए कि मीडियम नंबर 1 है एयर और मीडियम नंबर 2 है ग्लास। तो एक मीडियम एयर है और दूसरी मीडियम ग्लास है, तो दोनों में से रेरर कौन सा है और डेंसर कौन सा है? तो मेरे ख्याल से आप सभी यहां पे गेस कर पा रहे होंगे दैट एयर इज गोइंग टू बी रेरर एंड ग्लास इज गोइंग टू बी डेंसर। और अब आप खुद ही यहां पे सोचिए जब लाइट रेरर से डेंसर जाएगी तो बेंडिंग किधर होगी? तो आई गेस आपने इसको गेस कर लिया होगा, जब लाइट रेरर से डेंसर जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये लाइट बेंड करते हुए इधर को आ गई, ठीक है, लाइट बेंड करते हुए इधर को आ गई। यू कैन सी दिस बेंडिंग पैटर्न। अच्छा, ये जो एंगल हमारा बन रहा है इस एंगल को हमने नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ये देखिए बच्चों, ये जो एंगल आपको दिख रहा है इस एंगल को हमने नाम दिया एंगल आर, और एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। So how do we define angle of refraction? It is the angle between normal and the refracted ray। इसके बीच का ये एंगल है। चलिए अब लाइट ग्लास से वापस एयर में बाहर आएगी, तो जब ये लाइट वापस एयर से बाहर आएगी तो देखिए यहां पे हमने नॉर्मल बना दिया। अब लाइट देखिए डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है, और जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देख सकते हैं आप, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हो रही है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आपने इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर दिया, आपने अगर इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड प्रोड्यूस किया और ये जो रे आपको दिख रही है ना, इस रे को हमने नाम दे दिया है इमर्जेंट रे। सर आपने इसको इमर्जेंट रे नाम क्यों दिया? बिकॉज द रे ऑफ लाइट विच इमर्जेस आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब हैज बीन टर्म्ड एज इमर्जेंट रे। अब अगर आप देखेंगे कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे फॉरवर्ड हमने जो प्रोड्यूस किया है इसके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बच्चों हमने नाम दे दिया है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी का नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये हमारा ग्लास स्लैब का पूरा एक डायग्राम हो गया। इससे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। तो जब एक रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास स्लैब में एंटर करती है इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर जब ग्लास स्लैब से एयर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारी इमर्जेंट रे है। और इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
ठीक है, तो यहां पे हमारा ग्लास स्लैब वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक पे। अब हम जरा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जान लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए हमें पता है कि हर फिनोमेना को कुछ लॉज होते हैं, वो गवर्न करते हैं। तो यहां पे भी एक हमारा दो बेसिक लॉज हैं, और दो बेसिक लॉज क्या है आइए देखते हैं। पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल कहां पे? एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, मतलब जहां पे दो मीडियम मिल रहे हैं वहां पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये सब के सब एक ही प्लेन पे होते हैं। आपको ये चीज मेन याद करना है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। पहला लॉ तो बड़ा आसान है। दूसरे लॉ की हम बात करते हैं। दूसरे लॉ को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए डायग्राम ये है दैट दिस इज मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज मीडियम नंबर 2। अब लाइट एक मीडियम से आ रही है, ठीक है, लाइट यहां एक मीडियम से आई, ये हमने नॉर्मल बना दी, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट इस तरीके से मान लीजिए बेंड कर गई, और बेंड कर गई तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बच्चों सेकेंड लॉ में ऐसा बोला गया है कि इस एंगल आई और इस एंगल आर को हम यूज करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं, एक लॉ हमने बनाया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े होंगे, साइन कॉस टैन ये सारी पढ़े होंगे आपने। तो यहां पे ये लॉ कहता है कि अगर इस आई और आर को यूज करके हमने क्या बनाया, हमने बना दिया एक रेशियो, हमने एक रेशियो बनाया। कैसा रेशियो बनाया? द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर, ठीक है। तो ये लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट। मतलब जब जब आप इस एंगल आई और इस एंगल को आर को यूज करके एक रेशियो बनाओगे तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मगर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। आइए इसको डिटेल में समझते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। लेट्स से लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है। अब जब लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है तो आपने एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया, और इन दोनों का अगर आप साइन आई टू साइन आर का रेशियो लोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब ये कि अगर आपने इस एंगल को चेंज भी कर दिया और अब ये एंगल आई हो गया, जिसके रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल भी चेंज हो गया और एंगल आर भी चेंज हो गया, तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो अभी भी सेम रहेगा। तो याद रख लीजिए इस लॉ को हमने नाम दिया है स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? सिंपल सा फॉर्मूले के टर्म्स में याद करिए। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। बस आपको इतना याद रखना है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इतना समझ लीजिए। सेकेंड लॉ कहता है, उसका नाम है स्नेल्स लॉ, एंड इट स्टेट्स दैट साइन आई और साइन आर का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिए। आइए अब इस चीज को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? चलिए प्रीवियस टॉपिक से हम कनेक्ट करते हैं, जो स्नेल्स लॉ था उसी को थोड़ा सा डिटेल में अब हम यहां पे देखते हैं। तो देखिए स्नेल्स लॉ में बोला गया कि ये अगर आपने साइन आई अपॉन साइन आर का एक रेशियो बनाया है तो ये रेशियो आपको एक कांस्टेंट देगा, ठीक है। ये एक कांस्टेंट देगा। कांस्टेंट मतलब एक नंबर आपको दे देगा। अब इस कांस्टेंट को ही नाम दे दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर चीज को हम नाम देते हैं, तो क्यों ना इस कांस्टेंट को भी हम नाम दे दें। ये जो कांस्टेंट आपके सामने आ रहा है इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मगर याद रखिएगा ये हमेशा साइन आई और साइन आर जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं, दिस इज फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। गिवन पेयर ऑफ मीडियम। सर गिवन पेयर ऑफ मीडियम को थोड़ा सा समझाइए, इसका क्या मतलब है। आइए इसको फिर से हम समझते हैं। चलिए अब हमने क्या किया, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, ठीक है। यहां से लाइट इस तरीके से बेंड कर जाएगी, और इमेजिन हमने लगा फॉर एग्जांपल ये एयर है और ये वाटर है। आप देख सकते हो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। अगर आप इस एंगल आई और एंगल आर को थोड़ा बहुत चेंज भी करोगे ना, तब भी जो साइन आई और साइन आर का रेशियो आएगा वो अभी भी कांस्टेंट ही आएगा, फिक्स आएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये चेंज कब तक नहीं होगा?
जब तक आप इन दोनों मीडियम में से किसी एक या दोनों को नहीं बदल रहे हो। जब तक ये मीडियम कांस्टेंट है, ये पेयर ऑफ मीडियम जब तक कांस्टेंट है, तब तक ये रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही आपने क्या किया, वाटर के जगह ऑयल ले लिया और आपने कहा सर हम उसी एंगल पे इसको भेज दें, क्या अभी भी ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा? तो द आंसर इज नो, अब ये रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा। रीजन ये है कि यहां नीचे हमने मीडियम बदल दिया। तो याद रखिएगा, ये जो साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, दिस इज ओनली फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए थ्योरेटिकली देखते हैं ये क्या कहता है। This determines the extent to which the direction of ray of light changes when it goes from one medium to another। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये तो जान लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता क्या है, आइए इस चीज को हम देखते हैं। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले हमें यह बताता है कि मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है। ठीक है, इट डिटरमाइंस कि मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे है। कैसे हमें पता चलेगा? देखो अगर आप RI की वैल्यू बढ़ा दोगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। मतलब हमने कहा कि दो मीडियम है हमारे पास, मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2। हमने कहा पहले मीडियम का RI है 1.4 और दूसरे मीडियम का RI है 1.5। तो आप देख सकते हो कि इसका RI ज्यादा है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, किसकी कम है। और देखिए इससे हमें एक चीज और पता चल जाएगा। चलिए अगले एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास 3 मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2 एंड मीडियम 3। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4, 2 का है 1.5 और तीसरे मीडियम का है 1.6। अब इन तीनों मीडियम से हमें क्या पता चल के आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से हमें यह समझ में आ रहा है कि ये जो मीडियम है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है और इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा रेयरर है और ये सबसे ज्यादा डेंसर है। अब आप मुझे बताओ, अगर हम रेयरर और डेंसर को कंपेयर करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी? लाइट की स्पीड किस मीडियम में ज्यादा होगी? रेयरर में ज्यादा होगी या डेंसर में ज्यादा होगी? तो आपका आंसर है कि रेयरर में अगर हम देखेंगे तो जो स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा होगी और डेंसर में अगर हम देखेंगे तो जो स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा कम होगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है किस मीडियम की। ये हमें ये बताता है कि कौन सा मीडियम रेयरर और कौन सा डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये भी बताता है कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी और किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम रहेगी। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बच्चों देखिए कुछ हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो बेसिक फॉर्मूले आइए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इसको हम अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट कर देते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आता है जिसमें दो एंगल दिया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप उनको यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे। अच्छा सवाल ये उठता है कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का निकलेगा? पहले मीडियम का निकलेगा या दूसरे मीडियम का निकलेगा? तो बेटा जवाब है दूसरे मीडियम का निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये निकला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये है फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि लाइट मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में ऐसे ट्रेवल कर रही है। मीडियम नंबर 1 में लाइट की स्पीड है v1 और मीडियम नंबर 2 में लाइट की स्पीड है v2। अगर आपसे बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको सेकेंड मीडियम का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज v1 अपॉन v2। ठीक है, देखिए यहां पे हमें पहले वाले मीडियम की वेलोसिटी v1 गिवन है और दूसरे वाले मीडियम की वेलोसिटी v2 गिवन है, तो उसको यूज करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से निकाल सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही गिवन है। ठीक है, जैसे आपको कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेट्स से ऑयल इज 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेट्स से ग्लिसरीन इज इक्वल्स टू 1.8।
ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन। तो बेटा ये देखो, आपको जब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो जो आपसे पूछा गया है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप उसको पहले रख दो। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन है, तो पहले रख दो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल और फिर बाद में रख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन। आपको लग रहा होगा कि सर यहां तो आपने n बनाया है, यहां पे ये आपने कौन सा सिंबल बना दिया, तो बेटा इसको म्यू कहते हैं और दोनों से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हम इसको n से रिप्रेजेंट करें या हम म्यू से रिप्रेजेंट करें। तो देखिए यहां पे दो बहुत बेहतरीन आपको मैं कॉन्सेप्ट फिर से बताने जा रहा हूं दोनों में। अगर आपको क्वेश्चन में मान लीजिए दो वेलोसिटी गिवन है v1 और v2, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है, अगर आपको क्वेश्चन में दो वेलोसिटी गिवन है और आपसे कहा फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो देखिए यह रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जिसके रिस्पेक्ट में तुम कैलकुलेट करोगे आप फ्रैक्शन में उसको ऊपर लिखो। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, किसके रिस्पेक्ट में हम यहां पे निकाल रहे हैं, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो पहले कौन सी वेलोसिटी लेंगे, v1 लेंगे और बाद में v2 लेंगे। मगर याद रखिएगा ये रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब आपके पास क्वेश्चन में दो वेलोसिटी हो। एट द सेम टाइम अगर आपके पास क्वेश्चन में दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो बेटा यहां पे लगेगा सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट। सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट क्या है, सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट कह रहा है जिस सीक्वेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है उस सीक्वेंस में तुम रेशियो बना दो। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, सीक्वेंस में हमने पहले क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, तो हमने सीक्वेंस में पहले 2 बोला, तो इसीलिए आप इसको फॉर्मूला रख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। तो ये आपके लिए दो कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में दो वेलोसिटी गिवन होगी तो आप रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, जिसके रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करना है उसको पहले रखोगे, और अगर क्वेश्चन में आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं तो आप सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, जिस सीक्वेंस में ये पूछ रहा है उस सीक्वेंस में आप फॉर्मूला ये बना दो। ठीक है, तो ये था, इतनी कहानी है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आई होप अब ये आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार आप देखेंगे बोर्ड्स में इसको पूछा जा चुका है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होम एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, आपसे कह रहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, बताओ इसका क्या मतलब है। तो देखिए आप इसको किससे कंपेयर कर रहे हो, आपको पहले ये जानना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जरा टाइप्स देख लीजिए। दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट है हम इसको एयर के रिस्पेक्ट से निकालते हैं, मतलब लाइट एयर से किसी मीडियम में आ रही है तो एयर से निकाला है, इसलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर किसी और मीडियम से आ रही है ये, तो हम इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देंगे। आपको जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में कि ये लाइट कहां से आ रही है, तो आप मान के चलिए कि आप ये देखेंगे कि एयर से लाइट आ रही है। तो आपको कहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। अब आप बताइए ये एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है, हमें तो नहीं दिया क्वेश्चन में ये कि लाइट कहां से आ रही है, तो हम मान के चलेंगे कि लाइट एयर से आ रही है और ये आपको दिया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, इसको आप कंपेयर कर रहे हैं एयर से। बेटा एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम 1 लेते हैं, जनरली हम 1 लेते हैं, और आपको क्वेश्चन में दिया है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए, तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो हमें दिख रहा है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो बेटा इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी तो ज्यादा होगी,
तो इसका मतलब है कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा है। इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसमें स्पीड कैसी होगी, इसमें स्पीड कम होगी। इसका मतलब जब लाइट एयर से डायमंड में आई तो लाइट की स्पीड कम हो गई। अच्छा बच्चों, अगर मैं कहूं कि कितनी कम हो गई लाइट, ये तो बड़ा ही मतलब क्वालिटेटिव है कि मैंने कह दिया कि लाइट की स्पीड कम हो गई। अगर मैं क्वांटिटेटिव बात करूं कि लाइट की स्पीड कितनी कम हो गई, तो आप कहेंगे कि जितना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतने टाइम्स इसकी स्पीड कम हो गई। तो बच्चों इसका सही जवाब है, if we say that the refractive index of diamond is 2.42, this means that the speed of light in diamond is 2.42 times lesser as compared to that of air। मतलब जब लाइट एयर से डायमंड में आई तो उसकी स्पीड 2.42 टाइम्स कम हो। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी मीडियम दे दे, मान लो आपसे कह दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, इसका क्या मतलब है, तो आपका ये इसका ये मतलब है कि वाटर में लाइट की स्पीड 1.33 टाइम्स कम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला है एक न्यूमेरिकल है, इस पे देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो स्पीड गिवन है। लाइट की स्पीड एयर में है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और वाटर में है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। आपको पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो सबसे पहले तो बच्चों ये मुझे बताओ कि यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा या सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन में दो वेलोसिटीज गिवन है, इसीलिए यहां पे रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब आप देखोगे लाइट की जो स्पीड इन एयर है उसको हम c से डिनोट करते हैं और दूसरे मीडियम की जो लाइट गिवन है उसको हम v से डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c अपॉन v। अब देखिए बच्चों c की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो लगभग 1.33 आ जाएगा। ये 1.33 क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं इस मीडियम को एयर से नहीं किसी और से लाइट भेज रहा हूं वाटर में, तो क्या अभी भी यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि हमने पेयर ऑफ मीडियम बदल दिया तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। चलिए अब हम चैप्टर के बहुत कोर में एंटर कर रहे हैं। स्फेरिकल लेंस आ गया है, हमने मिरर पढ़ लिया है, मिरर में रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे वी हैव एन ऑप्टिकल डिवाइस कॉल्ड लेंस, और लेंस की प्रिंसिपल होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पे। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि उसका पाथ चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाती है। अब स्फेरिकल लेंस के केस में हम देखते हैं यहाँ पे भाई क्या होता है। तो देखिए स्फेरिकल लेंस दो टाइप के होते हैं हमारे पास। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। द फर्स्ट टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस। एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस जो लगभग इस तरीके से दिखता है हमारे पास, और दूसरा होता है हमारे पास कॉनकेव स्फेरिकल लेंस। ठीक है, सेकंड इज कॉनकेव स्फेरिकल लेंस जो कि कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखता है। अब देखिए दोनों की प्रॉपर्टी जरा समझ लीजिए, दोनों का नेचर समझ लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है कि अगर इसके ऊपर ढेर सारी रेज आ रही है ना, तो इन सबको ये किसी एक पॉइंट के तरफ रीडायरेक्ट करेगा। इट विल ट्राई टू रीडायरेक्ट ऑल द रेज टुवर्ड्स वन पॉइंट, और इस प्रॉपर्टी को बेटा हम कहते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, और इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इन कॉन्ट्ररी टू दिस अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो ये सारी आने वाली रेज को एक पॉइंट से दूर भेज देता है, एक पॉइंट से डाइवर्ज कर देता है। देखिए ये इसको अगर आप पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये देखिए इस पॉइंट से ये पीछे जा रही है, तो इसका मतलब दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या है, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। तो ये हो गया कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी और ये हो गई डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड।
तो ये हमने कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अब इसके आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस हमने देख लिया, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब हम देखते हैं इसके पार्ट्स, आखिर इस स्फेरिकल लेंस के क्या पार्ट्स है हमारे पास। तो आप देखिए सारे पार्ट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा दैट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस। ये जो स्फेरिकल लेंस आपको दिख रहा है, इस स्फेरिकल लेंस का एक सेंटर होता है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये इस स्फेरिकल लेंस का एक सेंटर होता है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। एट द सेम टाइम अब आप ध्यान से देखिए, ये जो स्फेरिकल लेंस है इसको अगर आप इस साइड को कंप्लीट करो तो ये कुछ इस तरीके से एक स्फीयर बनाएगा। इस स्फीयर का एक सेंटर होगा और उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक इसी तरीके से अगर आप इधर यहां पे एक स्फीयर कंप्लीट कराओगे इसको, तो इधर भी इसका एक सेंटर होगा, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर पे भी यहां पे आप देखिए इस स्फीयर को जब आप कंप्लीट करोगे तो उसका एक सेंटर होगा जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर को आप कंप्लीट करोगे तो उसका स्फीयर का एक सेंटर होगा जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब आपको करना क्या है, अगर आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जो कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को ऐड कर रहा है, एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस लाइन को बच्चों हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को, इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने देख लिया ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब बच्चों ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो ये बीच में प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी पे एक और पॉइंट होता है जो कि इक्वी डिस्टेंट होता है। इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। शॉर्ट में हम इसको फोकस कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों साइड यहां पे फोकस हो जाएगा। इधर भी अगर हम आ जाएं तो इक्वी डिस्टेंट पे एक पॉइंट यहां पे है फोकस और एक पॉइंट यहां पे है फोकस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, फोकस देख लिया। और कुछ बेसिक चीजें क्या है भाई, देखिए फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। एट द सेम टाइम ऑप्टिकल सेंटर से ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसकी जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपने अगर पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 2F, यहां पे हमारा कोरिलेशन हो गया। सो ये कुछ हमारे पार्ट्स हैं जहां पे हमने देख लिया ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। साथ ही साथ हमने देखा कि फोकल लेंथ क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इतने सारे पॉइंट्स आपने देख लिया और यही इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। आगे जब हम कुछ डायग्राम्स देखेंगे तो डायग्राम्स में हम इन पार्ट्स को बार बार बोलेंगे, इसलिए आपको अच्छे से ये पार्ट्स पता होने चाहिए। मैंने पहले ही बताया कभी कभी इनको सिंपली डिफाइन करने के लिए मेमोराइजेशन फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं इनको पूछा जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में। तो ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो चलिए रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम जब भी हम बनाते हैं तो उसके कुछ नियम कानून हैं, एक एक करके हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो फिर से मैं कहूं आपके लिए समझना आसान होगा। तो पहला नियम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब एक रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा स्ट्राइक करने के बाद फोकस से ही पास करेगी। या अगर हम इस केस में देखें, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल देन इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस। ये देखिए, इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस, मतलब अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है सो इट आइदर पासेस फ्रॉम द फोकस और इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम द फोकस। ये इसमें आप देख लीजिए सच में फोकस से पास कर रही है और इसमें ऐसा लगता है भाई ये तो डाइवर्जिंग है ना, लेकिन अगर हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया तो ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये इस फोकस से पास करते हुए आ रही है। So it either passes from the focus or it appears to pass from the focus। चलिए पहला रूल हमारा यहां पे क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड रूल की तरफ। रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अब देखिए जस्ट उसका ऑपोजिट है। पहले में क्या था, पैरेलल था तो फोकस से पास कर रही है। अब अगर फोकस से पास करते हुए आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। मतलब आइए देखिए यहां पे इसको डायग्राम की मदद से अगर हम यहां पे देखें तो अब ये देखिए ये फोकस है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास करते हुए आई, अगर फोकस से पास करते हुए आएगी तो ये कैसी हो जाएगी, आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी।
कॉनकेव में देखें कैसे होगा, कॉनकेव में कैसे होगा। अब यहां पे क्या होगा ना, अ रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू पास फ्रॉम द फोकस। हमें ऐसा लगता है कि अगर ये फोकस से पास कर रही है then it will become parallel to the principal axis। तो आप देख लीजिए, अगर फोकस से पास करेगी या ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास करेगी, तो दोनों ही केस में ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो आप जल्दी से देख लीजिए यहां पे, अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, और अगर फोकस से पास करते हुए आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट केस में आते हैं। अगला केस है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो कैसे जाएगी। देखिए, जैसे आप यहां पे बहुत सिंपली ये चीज याद कर सकते हो कि दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, और कभी भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये अपने पाथ को चेंज ना करते हुए सीधे ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, यहां पे भी अगर आप देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो ये अपने पाथ को ना चेंज करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ती है। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो उसको पाथ तो चेंज करना चाहिए ना, ये तो बेसिक फिनोमेना है रिफ्रैक्शन का, लेकिन यहां पे नहीं कर रही है। तो बेटा असल में यहां पे करती है, पाथ चेंज होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम मान के चल लेते हैं कि पाथ चेंज नहीं हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है सो इट डज नॉट चेंजेस इट्स पाथ, और वो ऐसे ही रिफ्रैक्ट करते हुए चली जाती है। ये कुछ हमारे बेसिक लॉज हो गए, इन्हीं लॉज को इस्तेमाल करते हुए हमें आगे रे डायग्राम समझना है। अब आ रहा है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी रे डायग्राम्स हम पढ़ेंगे उनको याद करने की ट्रिक क्या है। एक ऐसा तरीका, अगर आपने इस ट्रिक को समझ लिया तो आप देखिए रे डायग्राम बनाने से पहले ही आप ये जान लोगे कि इमेज कहां बनेगी। बुक्स में क्या होता है, बुक्स में ये बताते हैं कि अगर आप रे डायग्राम सही सही बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी इमेज कहां बनेगी। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक पढ़ा रहा हूं जिसमें आप आंसर पहले जान जाओगे कि अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहां बनेगी, और डायग्राम बाद में बनाओगे। आइए चलिए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में भी हमने मिरर्स में एक ऐसी ट्रिक डिस्कस की हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। यहां पे आइए देखते हैं। तो चलिए, एक साइड हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंगे और एक साइड हम इमेज की पोजीशन लेंगे। अगर हम जंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला जंक्शन यहां पे फोकस पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे हम बेटा लेंस के केस में ना सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f मानते हैं। ठीक है, इसको हम 2f मानते हैं, और जो फारदेस्ट पॉइंट है उसको हम इंफिनिटी मानते हैं। इधर भी अगर हम आ जाएं तो यहां पे f हो गया, यहां पे 2f हो गया, और जो फारदेस्ट पॉइंट है वो हो गया इंफिनिटी। अब आप देखो ऑब्जेक्ट कहां कहां पे हो सकता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सबसे दूर होगा, तो ये हो गया जंक्शन नंबर 1, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आया तो कहां पे होगा, सर यहां कहीं पे होगा। इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है। और ऑब्जेक्ट आगे आ गया तो अब कहां पे आ गया, ऑब्जेक्ट इज एट 2f। ऑब्जेक्ट और आगे आ गया तो अब होगा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। ऑब्जेक्ट और आगे आएगा तो अब कहां पे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट f। ये 5 जंक्शंस आप इसी सीक्वेंस में याद रखिए। ये 5 जंक्शंस डिनोट करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए, पहली जंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। दूसरी जंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। तीसरा जंक्शन, ऑब्जेक्ट इज एट 2f। चौथा जंक्शन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। एंड पांचवा जंक्शन, ऑब्जेक्ट इज एट f। अब हम चलिए ऑपोजिट साइड आ जाते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे पहला जंक्शन हमें दिख रहा है F। अब बताइए, आप खुद ही सोचिए दूसरा जंक्शन क्या होगा। तो दूसरा हमें यह दिख रहा है बिटवीन F एंड 2F। तीसरा जंक्शन हमें क्या दिख रहा है, एट 2F। चौथा जंक्शन दिख रहा है बियॉन्ड 2F, और पांचवा जंक्शन दिख रहा है एट इंफिनिटी। अब आपको याद क्या करना है, आप 1 को 1 से मैच करो, 2 को 2 से मैच करो, 3 को 3 से, 4 को 4 से, और 5 को 5 से मैच करो। सारे रे डायग्राम ऑटोमेटिकली आपको याद हो गए, ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि एक ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, वो है बियॉन्ड 2f। रे डायग्राम बनाओ और पता करो उसकी इमेज कहां होगी। तो आप देखिए ट्रिक को याद करते हो, आपने कहा अच्छा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, इसका मतलब है ये जंक्शन नंबर 2 पे, और इसकी इमेज भी इधर जंक्शन नंबर 2 पे बनेगी, और इधर जंक्शन नंबर 2 किधर होगी,
आप खुद सोचो इधर जंक्शन नंबर 2 किधर होगी, पहला जंक्शन है F और दूसरा जंक्शन है बिटवीन F एंड 2F। तो रे डायग्राम बनाने से पहले ही हमें पता चल गया कि अगर ऑब्जेक्ट यहां बियॉन्ड 2F होगा तो इसकी इमेज कहां होगी, बिटवीन F एंड 2F। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस है और इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो है फोकस पे। अब आप बताइए उसकी इमेज कहां बनेगी। तो हमने कहा कि फोकस है, इसका मतलब फोकस जंक्शन नंबर कौन सा है, फोकस आप देख लीजिए इधर जंक्शन नंबर कौन सा है, इधर जंक्शन नंबर जो फोकस है वो है 5 और 5 की इमेज बनेगी 5 पे। उधर 5th वाला जंक्शन कौन सा है बेटा, वो है इंफिनिटी। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। ये हमारा एक ट्रिक हो गया, इसकी मदद से आप कभी भी रे डायग्राम्स को बनाने से पहले आंसर को पता कर सकते हो, ताकि अगर आपसे कंस्ट्रक्शनल एरर हो रही है तो वो ये चीज ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे रे डायग्राम्स जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, ये सारी प्रैक्टिस की चीज है। चलिए पहला ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ठीक है। अब जल्दी से बेटा याद करिए कि ये जंक्शन नंबर 1 है और इसकी इमेज भी बनेगी जंक्शन नंबर 1 पे, और पहला जंक्शन है फोकस। तो बेटा इंफिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती हैं, इंफिनिटी से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल होती है। और देखिए लॉ भी तो हमारा ये कहता है ना कि अगर एक पैरेलल रे आ रही है तो वो पास कहां से करेगी, वो फोकस से पास करेगी, ठीक है। ये देखिए फोकस पे इंटरसेक्शन हो गया और जहां पे इंटरसेक्शन होता है वहीं पे इमेज बनती है। तो हमने ये देख लिया कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन फोकस। इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये आप देख लीजिए, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, सो रियल इंटरसेक्शन लीड्स टू रियल इमेज। दूसरी प्रॉपर्टी, रियल इमेज बच्चों हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो दूसरी प्रॉपर्टी है इन्वर्टेड। तीसरी इसकी साइज पे बात करें तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है, और इसकी पोजीशन क्या है, एट फोकस। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखते हैं, हर रे डायग्राम के साथ ये 4 प्रॉपर्टीज आपको बनानी। चलिए अगले केस से हम समझेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो अब हम जानते हैं केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F। तो आइए हम इसको पहले से पता करते हैं कि इसकी इमेज कहां बनेगी। आप देखिए ये है जंक्शन नंबर 2 और इधर नीचे साइड इसकी दूसरे जंक्शन पे इसकी इमेज बनेगी, और दूसरा जंक्शन कौन सा है, बिटवीन F एंड 2F। तो देखिए आपने डायग्राम बनाया नहीं है, लेकिन आपको पहले से पता है कि जो इसकी इमेज है वो बनेगी बिटवीन F एंड 2F। तो चलिए हमने ऑब्जेक्ट ये ले लिया है। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ है एक पैरेलल लाइन बना दो, ये कहां से पास करेगी, ये पास करेगी फोकस से। दूसरी लाइन हम कैसे पास करेंगे, हमेशा याद रखो दूसरी लाइन आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे और वो अनडिफ्लेक्टेड होते हुए चली जाएगी, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यहां पे आपका इंटरसेक्शन हुआ है और ये पोजीशन आप देख सकते हैं बिटवीन F एंड 2F है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, इमेज इज फॉर्म बिटवीन F एंड 2F। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 रियल इमेज है, प्रॉपर्टी नंबर 2 इन्वर्टेड है, प्रॉपर्टी नंबर 3 इस बार साइज थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटा है तो डिमिनिश्ड है, और प्रॉपर्टी नंबर 4 इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F एंड 2F, ठीक है। सेकेंड केस हमारा हो गया। अब हम आइए बढ़ते हैं केस नंबर 3 पे। अगला केस, ऑब्जेक्ट इज एट 2F। हमें पहले से इसका आंसर पता है कि इमेज जो होगी वो तीसरे जंक्शन पे होगी और तीसरा जंक्शन होता है 2F। तो इसका मतलब कि इमेज हमें पहले से पता है कि 2F पे ही बनेगी। आइए इसको डायग्राम बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहां पे 2F में है, ठीक है। अब पहली रे यहां पे पैरेलल हमने ऐसे ही चली गई, इधर भी सारे जंक्शन बना लीजिए। चलिए तो ये पैरेलल गई, पैरेलल कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, और दूसरी रे कहां से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। ये देखिए यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है और ये इमेज आप देख सकते हैं 2F पे बनेगी, ठीक है। तो हमें पहले से पता था कि जो इमेज थी वो 2F में बनेगी। अगर पहले से पता रहता है तो एरर के चांसेस कम होते हैं। आइए इसकी प्रॉपर्टीज पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये रियल इमेज है, दूसरी इन्वर्टेड है, तीसरी अब सेम साइज की इमेज बनी है। सबसे पहले हाईली डिमिनिश थी, उसके बाद डिमिनिश थी, अब सेम साइज हो गई, और उसके बाद पोजीशन क्या है, एट 2F। तो केस नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपने इसको बनाया होगा। चलिए अगले केस पे हम लोग आते हैं, केस नंबर 4। इस बार ऑब्जेक्ट है बिटवीन F एंड 2F, और अगर आपको सही तरीके से ट्रिक याद है तो आपको इमेज की पोजीशन पहले से पता होगी, वो कहां होगी, बियॉन्ड 2F होगी, ठीक है। तो ये देखिए ये F है, ये 2F है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे कहीं पे है। तो हमने एक रे ऑफ लाइट ऐसे बनाया, इधर भी जंक्शन बना लें, F हो गया, 2F हो गया।
पैरेलल जाएगी तो पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एफ से पास करेगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से ये देखिए पास करा रहे हैं, ये जाके यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये आप जो पोजीशन देख रहे हैं दिस इज बियॉन्ड 2f। आप कहिए कि सर ये लाइन जो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, देखिए आप स्केल से बनाएंगे तो आपको बेहतर होगा, ये मैं इसे रफली क्रिएट कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं ट्रिक से मुझे पता है कि इंटरसेक्शन वहीं होना है, इसलिए मुझसे कंस्ट्रक्शनल एरर नहीं हो रहा है, और यही आपसे भी मेरी ख्वाहिश है कि आप इसमें कभी भी मिस्टेक ना करें। प्रॉपर्टीज पे बात कर लें, पहली प्रॉपर्टी रियल, दूसरी प्रॉपर्टी इन्वर्टेड, तीसरी इस बार साइज आप देखिए वहां बड़ी हो गई है इमेज की, तो दिस टाइम द साइज ऑफ द इमेज इज एनलार्ज्ड, और चौथी प्रॉपर्टी इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f। चलिए चौथा केस भी यहां पे क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं अपने पांचवें केस पे, केस नंबर 5। दिस टाइम द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे फोकस पे आ गया है, सो दिस इज f, दिस इज 2f, दिस इज f एंड दिस इज 2f। ये थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, ऑब्जेक्ट जब f पे है तो इमेज कैसी बनेगी, पहली रे पैरेलल पासिंग फ्रॉम द फोकस, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। अब देखने पे ये पता चला कि ये जो दोनों रेज है ये दोनों रेज पैरेलल हैं, अब पैरेलल है तो ये जाके ये तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, इसीलिए नई वाली एनसीईआरटी में दिया है कि इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड, इस केस में इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, और अगर इंटरसेक्शन आप मान के चल रहे हो कि इंफिनिटी पे होता है तो वहां पे एक वर्चुअल और हाईली रियल और एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि आप मान के चलोगे दैट इमेज विल नॉट बी फॉर्म नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और दूसरा अगर आप प्रॉपर्टी की बात करोगे तो आप कहोगे कि ये एक रियल और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, ये केस 5 हमने यहां पे पढ़ लिया। अब हम आते हैं इसके एक्सेप्शनल केस पे, केस नंबर 6। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका आखिरी और एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल है इसीलिए सबसे ज्यादा इसको पूछा भी जाता है। ठीक है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे यही होगा, एफ और ओ के बीच में आप देखिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। अभी तक जो पांचों केस आपने पढ़े थे उसमें तो आपने ट्रिक से याद कर लिया था, इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। पहली चीज, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल है तो ये कैसी जाएगी, ये फोकस से चली जाएगी, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अब आप देखिए इन दोनों रेस को देखने से पता चला कि ये तो डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, इसीलिए अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो लगेगा कि ये पीछे कहीं से इंटरसेक्ट होते हुए आ रही है, इट इज सम गेटिंग इंटरसेक्टेड, ये पीछे कहीं ऐसा लग रहा है कि वहां इंटरसेक्शन हो रहा होगा। और बच्चों आपको पता है कि अगर कभी भी ऐसा लग रहा होता है तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो इसको एक्सेप्शनल केस इसलिए बोला गया क्योंकि 5 केस में रियल इमेज बनते हैं और एक इकलौता यही केस है जहां पे एक वर्चुअल इमेज आपके सामने बन के तैयार होती है। साइज की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है, इमेज का साइज मैग्नीफाइड है। पोजीशन की बात करेंगे तो हम इस बार कहेंगे इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी साइड पे बनेगी। यहां पे हमने ये एक्सेप्शनल केस देख लिया। ये केस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे अलग है, इसीलिए सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है ये। चलिए भाई, अब यहां पे हमने कॉन्वेक्स लेंस खत्म कर लिए। जल्दी से ये आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए है, ठीक है। ये टेबल आप देख लीजिए, आप अपने से रैंडमली कुछ पोजीशन लीजिए। भाई आपके पास 5 जनरल केसेस हैं, तो 5 जनरल केसेस में मैं आपको ये 2 पोजीशन दे रहा हूं, ठीक है। और आप ट्रिक से पता करिए बिना रे डायग्राम बनाए कि उसकी इमेज कहां बनेगी। पहला पोजीशन मैंने कहा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट बताइए बियॉन्ड 2f है तो उसकी इमेज कहां बनेगी और प्रॉपर्टी क्या होगी। दूसरा मैं केस में आपको दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो अब आप पता करिए कि इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी। तो ट्रिक से आप बहुत इजीली ये चीज याद कर सकते हो। आपको बस पता करना है कि ये जंक्शन कौन सा है, ये जंक्शन कौन सा है, ये जंक्शन नंबर 1 है, ये जंक्शन नंबर 2 है। अब आपको ट्रिक डायग्राम से याद करना है कि जंक्शन 1 और जंक्शन 2 दूसरे साइड कहां होता है, वहीं पे इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आई होप आप इसका जवाब दे पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गई कॉनकेव लेंस। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में तो देयर वर 6 केसेस, लेकिन कॉनकेव लेंस हमारे पास आसान है। देयर आर ओनली 2 केसेस, और 2 केसेस ये हैं कि पहले केस में जो इमेज होती है वो एक इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और दूसरे केस में एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी। तो जब बेटा इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती है,
इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती हैं वो होती हैं पैरेलल। और पैरेलल है तो बेटा ये तो डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो ये तो डाइवर्ज कर देगा, लेकिन बट इट अपीयर्स, ठीक है, इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस, और यहीं पे उसकी इमेज बनेगी। इट अपीयर्स एज इफ इट इज इंटरसेक्टिंग एट फोकस। अब अपीयर्स है ना, तो रियल इमेज होगा कि वर्चुअल इमेज होगा, और आंसर है इसका वर्चुअल इमेज। इमेज इज फॉर्म्ड हियर, इमेज विच इज फॉर्म्ड हियर इज वर्चुअल इन नेचर, और वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट है। साइज आप देख सकते हो, पॉइंट साइज इमेज बन रही, मतलब हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। और पोजीशन क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट फोकस। दिस टाइम यू हैव टू स्पेसिफाई दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। चलिए केस नंबर 1 यहां पे हो गया, इसकी प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब हम केस नंबर 2 पे आते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो ये ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी ले लो, ठीक है, कहीं पे भी ले लो, इमेज जो बनेगी एक ही पोजीशन पे बनेगी। जैसे कि हमने मान लीजिए यहां पे ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, यहां पे लिया, तो पहली रे पैरेलल हमने कर दिया, और पैरेलल ये डाइवर्ज कर गई, और इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम द फोकस। और दूसरी रे बेटा ऑप्टिकल सेंटर से आप पास करिए, और जब ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो आप हमको देखिए यहां पे एक वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, और वर्चुअल इंटरसेक्शन की वजह से एक वर्चुअल इमेज बनके तैयार हो रही है। क्योंकि ये वर्चुअल है तो इसीलिए इरेक्ट भी होगी। साइज आप देख सकते हो कंपैरेटिवली छोटा है, तो साइज यहां पे डिमिनिश्ड होगा। और पोजीशन की अगर बात करें तो इमेज अपीयर्स टू फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F। आप कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बिटवीन O एंड F ही बनेगा। और यहां पे बच्चों हमने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके आने वाले एग्जाम्स की हम बात करें तो इसमें से क्वेश्चंस 100% कंफर्म आते ही, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करो चाहे होम एग्जाम, रे डायग्राम्स आर मैंडेटरी। साइन कन्वेंशन तो अगर आपने मिरर के बारे में पढ़ा था तो सेम साइन कन्वेंशन यहां पे भी बेटा आप देखिए, अगर आपने ये कॉन्वेक्स लेंस लिया या आप अगर एक कॉनकेव लेंस लेते हैं, तो दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, अगर हम लेंस के राइट साइड जाएंगे तो बच्चों हमने याद किया था राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर हम लेंस के लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये साइन होगी नेगेटिव। एट द सेम टाइम अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो साइन विल बी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएंगे तो साइन विल बी नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, एप्लीकेशन क्या है, आइए देखिए भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस किधर होता है, याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो जिधर को लाइट कन्वर्ज कर रही होती है उधर साइड हम लेते हैं, तो ये F हो गया, इसकी फोकल लेंथ ये है। अब आप बच्चों मुझे बताइए कि दिस फोकल लेंथ की जो इसकी जो साइन होगी वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, तो सिंस इट इज ऑन द राइट साइड तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। बट अगर हम एक कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में देखिए होता क्या है कि लाइट ऐसे डाइवर्ज कर जाती है एंड इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट हियर, तो फोकल लेंथ इसका इस साइड होता है, और ये साइड कौन सी है, इट इज ऑन दी लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड की वजह से कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। एक साइन कन्वेंशन आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, कॉमन है, दैट ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। हमने पहले भी पढ़ा है कि U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, V का मतलब होता है इमेज की डिस्टेंस, और F का मतलब होता है फोकल लेंथ। आप देखिए फोकल लेंथ की साइन डिपेंड करती है कि कौन सा लेंस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, अगर कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव। U ये हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होता है, और V पोजीशन के साथ चेंज करता रहता है। चलिए साइन कन्वेंशन हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मैग्निफिकेशन, फिर से वही चीज है, मैग्निफिकेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है अबाउट द साइज ऑफ द इमेज, हाउ मेनी टाइम्स द इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब हाउ मेनी टाइम्स द साइज हैज चेंज्ड, आई मीन इंक्रीज और डिक्रीज, अगर बढ़ गई है तो कितनी बढ़ गई है, और अगर घट गई है तो कितनी घट गई है। एट द सेम टाइम हमने इसको पहले भी पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि हमारे पास मैग्निफिकेशन दिया है, तो बेटा हर मैग्निफिकेशन में एक साइन होता है और हर मैग्निफिकेशन में एक नंबर होता है। साइन यहां पे कुछ और इंडिकेट करता है, नंबर कुछ और इंडिकेट करता है। साइन इंडिकेट करता है इमेज की प्रॉपर्टी कि इमेज कैसी है, और नंबर इंडिकेट करता है इमेज का साइज। फॉर एग्जाम्पल अगर साइन हमारे पास दो केसेस हैं भाई, या तो साइन पॉजिटिव होगी या तो साइन नेगेटिव होगी। बेटा याद रख लीजिए कि नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि रियल इमेज है,
और पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कि वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर या तो 1 के बराबर होगा या तो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, या तो ग्रेटर देन 1 होगा या तो लेस देन 1 होगा। तो इफ द नंबर इज इक्वल टू 1 सो दैट मींस इमेज की जो साइज है वो सेम साइज होगी। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब इमेज जो होगी वो मैग्नीफाइड होगी, और अगर मैग्निफिकेशन का नंबर लेस देन 1 होगा तो जो साइज ऑफ द इमेज होगी वो होगी डिमिनिश्ड। ठीक है, ये डिमिनिश छोटी होगी। एग्जाम्पल, आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा मैग्निफिकेशन इज -3। अब आप बताइए इससे आपको क्या क्या पता चल रहा है। तो आपको ये सबसे पहले सर माइनस साइन लगा है, माइनस का मतलब ये इमेज रियल है, और ये नंबर है 3 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब मैग्नीफाइड। तो इसका मतलब आपने बताया कि जो इमेज है वो रियल है और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मैग्निफिकेशन समझ लिया। इसका फॉर्मूला बच्चों देख लीजिए, इन केस ऑफ लेंस फॉर्मूला यहां पे हो जाता है V/U। याद रख लीजिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U प्रॉपर। अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से भी देखेंगे सो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से भी ये कुछ आपके पास फॉर्मूले आते हैं। तो ये हमने मैग्निफिकेशन देख लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन समझ चुके हैं तो पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। देखिए हर लेंस एक स्पेसिफिक पावर की होती है, और पावर का क्या मतलब होता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। मतलब कि अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो कितने एक्सटेंट तक वो कन्वर्ज कर पा रही है, और अगर एक डाइवर्जिंग लेंस है तो कितने एक्सटेंट तक वो उसको डाइवर्ज कर पा रही है। जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी वो उतना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो ये पावर होता है। पावर का बेटा अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, आपको याद रखना है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो पावर इज इक्वल्स टू 1/f। पावर की बेटा यूनिट अगर आप बात करोगे तो यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, अब आप बात करिए कि सर 1 डायोप्टर कितना होता है, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि डिफाइन 1 डायोप्टर। तो एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ अगर आपने 1 मीटर ले ली तो इसकी पावर कितनी होगी, 1 डायोप्टर। यहां से आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको पावर कैलकुलेट करना है तो फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी इन मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी इन मीटर। आपको क्वेश्चन में अक्सर सेंटीमीटर में दिया रहता है और आप लोग सेंटीमीटर की वैल्यू को ही पोस्ट करके आंसर निकाल देते हो, जो कि आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपसे कहा कि एक लेंस है उसकी फोकल लेंथ लेट्स से 25 सेंटीमीटर है, तो अब आप पता करिए कि उसकी पावर कितनी होगी। तो पहला सवाल तो ये कि सर लेंस कौन सी है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव। मैंने कहा चलो कॉन्वेक्स लेंस है, तो आपने कहा अच्छा सर कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, सबसे पहली बात तो वो फोकल लेंथ राइट साइड होती है, मतलब ये पॉजिटिव होगी। और आपने कहा 25 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। 25 को अगर हम कन्वर्ट कर लें तो ये आ गया 25/100 मीटर। अब आप क्या करो, इस f की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो p इज इक्वल्स टू 1/25/100। ये 100 ऊपर चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 100/25 मतलब 4 डायोप्टर। ठीक है, आपका आंसर आ गया 4 डायोप्टर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आप पावर डायोप्टर में निकाल रहे हो सो योर फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी इन मीटर्स। ठीक है, यही एक मिस्टेक होती है और इसी को आपको इस वन शॉट में अच्छे से याद करना है। आइए लेंस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा वैसे ही लेंस फॉर्मूला। अब हम चैप्टर के एकदम एंड पे आ रहे हैं। ये आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आई रिपीट, इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लिए। देखिए बच्चों, मिरर फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होइएगा। मिरर फॉर्मूले में यहां प्लस होता है और लेंस फॉर्मूले में यहां पे माइनस हो जाता है। और आपको पता है कि फोकल लेंथ f होती है, v मतलब होता है इमेज की डिस्टेंस और u मतलब होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब आइए इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज करके एक क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करते हैं ताकि हम समझ पाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। चलिए एक बढ़िया सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए क्या क्या चीज आपको सबसे पहले दिया है। आपको सबसे पहले दिया है कि लेंस कौन सा है, लेंस है कॉन्वेक्स।
तो कॉन्वेक्स जैसे ही आपको पता चलेगा, आप ये छोटा सा एक डायग्राम बना लो, इससे आपको पता चलेगा कि इसका जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड में है, एंड राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसका जो भी फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव में होगा। फोकल लेंथ कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। चलो ये पता चल गया। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 25। तो बच्चों याद रखना, ऑब्जेक्ट यू हमेशा नेगेटिव में होता है। क्वेश्चन में दिया है 25 सेंटीमीटर, तो हमने नोट कर लिया। आपको यू दिया है, एफ दिया है, आपको वी पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लेंस फॉर्मूला लिख लो। लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आपको कैलकुलेट v करना है ना, तो v को सब्जेक्ट बना लो। तो अब ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो 1/v इज इक्वल्स टू f की वैल्यू बच्चों देखिए 10 है, तो इसका मतलब 1/10 हो गया, प्लस 1 ये माइनस 25 है, तो साइन के साथ नीचे माइनस 25 रख देंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको फर्दर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस माइनस माइनस ये हो गया 25। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम देखिए, 10 और 25 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा 50। 10 5 टाइम्स, 25 2 टाइम्स, तो ये हो गया 3/50। इसका मतलब इसको अब हम रेसिप्रोकल, ये तो 1/v निकला है ना, तो v इज इक्वल्स टू 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, v इज इक्वल टू 50/3 सेंटीमीटर। तो हमने ये देखिए सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ द इमेज यहां पे निकाल दिया। अब आपसे पूछ रहा है मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो बच्चों आइए, मैग्निफिकेशन का सबसे पहले फॉर्मूला, दिस इज इक्वल्स टू v/u। v का मतलब यहां पे क्या है? v का मतलब है 50/3 डिवाइडेड बाय u। u की जगह है -25, तो इसको हम -25/1 भी लिख सकते हैं, ताकि जब इसको ऊपर ले जाएं तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दो। तो दिस इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/25। 25 1 टाइम, 25 2 टाइम्स, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -2/3। आइए देखिए मैग्निफिकेशन -2/3 का मतलब क्या है। देखिए माइनस साइन इंडिकेट कर रही है दैट द इमेज इज रियल इन नेचर, और 2/3, ठीक है, 2/3 मतलब 0.66 लगभग। तो ये 1 से छोटा नंबर है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है। तो इस तरीके से आप देखिए, हमने इस एक क्वेश्चन में आपको साइन कन्वेंशन लेना सिखा दिया, आपको लेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन सिखा दिया, आपको मैग्निफिकेशन सिखा दिया। ठीक है, और अगर आप बहुत होशियार हो तो ये जो आंसर हमारा निकला है आप चेक भी कर सकते हो। इसका हिंट है हमारा ट्रिक फॉर्मूला, जो हमारा ट्रिक रे डायग्राम था, उससे आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ये सही है या नहीं। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपका अपना एप्लीकेशन है, आपकी अपनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उस ट्रिक का एप्लीकेशन सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल मैं उम्मीद के साथ आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे आपके पास, मैं मान के चल रहा हूं कि कॉपी पेन शायद होगी, नहीं भी होगी तो जल्दी से कॉपी पेन ले आइए, और एक बढ़िया सा ये न्यूमेरिकल है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इसके साथ साथ साइन कन्वेंशन, न्यूमेरिकल में लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन सबको अप्लाई करना आ जाएगा। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन बनाया हूं, आई होप आप इसको प्रैक्टिस करोगे। जल्दी से आ जाते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, इन स्फेरिकल लेंसेज का यूज क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बोर्ड अब स्पेसिफिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस फॉर्म करता है, और अगर आप इस चैप्टर में देखोगे तो एप्लीकेशन सिर्फ इसी टॉपिक में है कि मिरर है तो मिरर का क्या यूज है, लेंस है तो लेंस का क्या यूज है। तो देखिए आपका स्फेरिकल लेंस का पहला यूज है कि ये एक मैग्नीफाइंग लेंस के तौर पे यूज होता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस। आप देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास, हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को एक एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। केस नंबर 6 के अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्सेप्शनल केस, तो जब ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत पास हो जाता है तो एक वर्चुअल, इरेक्ट और एक मैग्नीफाइड इमेज बनती है। इस तौर पे हम यहाँ पे इस लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि दरवाजों में स्पाई होल्स होते हैं, मतलब दरवाजे की उस तरफ कौन आया है ये देखने के लिए छोटे छोटे स्पाई होल्स होते हैं। तो इन स्पाई होल्स में भी आप देखिए, जो ये स्पाई होल्स होते हैं इनमें लेंस लगा रहता है। लेंस को ये कौन सा होता है? ये लेंस होता है आपका कॉनकेव लेंस। आपको कैसे पता चला कि ये कॉनकेव है? क्योंकि सबसे पहली चीज, जो इमेज हमें दिखती है वो इन्वर्टेड नहीं दिखती है,
वो इरेक्ट इमेज दिखती है। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। और दूसरा, ऑब्जेक्ट हमेशा छोटा दिखाई देगा, मतलब जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा छोटी होगी। तो सिर्फ एक ही तरीके का लेंस होता है जो कि वर्चुअल हमेशा और डिमिनिश्ड इमेज बनाए, और वो बच्चों होता है कॉनकेव लेंस। तो हमने देख लिया स्पाई होल्स। प्रोजेक्टर्स के तौर पे आप देखिए वहां पे भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं और यूज्ड एज करेक्टिव आई वियर्स, मतलब आंखों में जब दिक्कत आ जाती है। अगले चैप्टर में हम ह्यूमन आई जब पढ़ेंगे तो आप उसको यहां पे डिटेल में देखेंगे। कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, आई डिफेक्ट्स, उन आई डिफेक्ट्स के करेक्शन के तौर पे भी इन लेंस को यूज किया जाता है। तो ये हो गए हमारे लेंस, और इसी के साथ फाइनली हमारा ये वन शॉट कंप्लीट होता है। देखिए, इट टुक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकॉर्ड दिस, ठीक है, बिकॉज मैं फिर से वही चीज रिपीट करूंगा जो मैंने पार्ट 1 में बोला था कि इन सारे टॉपिक्स को जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो मिनिमम तौर पे 10 दिन लग ही जाता है। भाई आपको मैंने क्वेश्चन दिया, प्रैक्टिस करने के लिए समय दे रहा हूं, उन सारी चीजों को अब यहां मैंने एकदम फास्ट ट्रैक क्लासेस चलाई है, फास्ट ट्रैक वन शॉट है। तो कोशिश किया है कि जितनी तेजी से जितने ज्यादा चीजें अच्छे से समझा सकूं, सबको कवर किया है। ऐसे टॉपिक्स के वन शॉट में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आई होप मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।